हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुस्कान खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूँ न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, न्याय बैच आपके लिए एकेएस एकेडमी द्वारा फ्री में चलाया जा रहा बैच है, जहां आपको यूट्यूब में एमसीक्यूज फॉर्मेट पे यानी कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे पूरी प्रीलिम्स 2027 की तैयारी करवाई जा रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयारी करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही या आपको उन एमसीक्यूज के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया जा रहा। यहां एक क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस हैं और उससे जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं और कई सारी चीजें आपको नोट डाउन भी कराई जा रही हैं। तो आपको इस बैच में मेरे साथ बने रहना है, तभी आपको इसका लाभ और इसकी उपयोगिता पता चलेगी। आगे अगर बात करें तो जो मेजर हमारा डेस्टिनेशन है वो तो आफ्टर ऑल अधिकारी बनना ही है, और वो हम कब बनेंगे? जब हम मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। और मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे हम कब? जब हम इन्फिनिटी प्लस बैच के माध्यम से हमारे मेंस को बाइलिंगुअल थ्योरी रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ेंगे, पेपर 1 से पेपर 6 तक, और साथ ही साथ जो कभी नहीं हुआ वो करके, यानी कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे आपको पूरा पेपर 1 से पेपर 6 तक आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर पढ़ाया जाएगा, जिसमें 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरे मेंस की तैयारी ए से जेड तक कराई जाएगी। क्लियर है? यानी कि इस यहां से पढ़ने के बाद जो आपके लाइव लेक्चर्स जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी आपको प्रोवाइड होते हैं और उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड होती है, जिसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स है। इन 2 सालों में आप मेंस क्वालिफाई करने के लिए एकदम धुरंधर हो जाएंगे, और फिर आप सिर्फ पेपर इसलिए देंगे जिससे आप एक रैंक हासिल कर सके। क्योंकि हम चीजें याद कर लेते हैं, हम चीजें रट लेते हैं, चलिए हम चीजें समझ भी लेते हैं, लेकिन जब बात आंसर राइटिंग की आती है तो हमें लगता है कि जब हमने रट लिया तो हम लिख भी लेंगे, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। आंसर राइटिंग एक अलग तैयारी, अलग लेवल की तैयारी मांगता है, और वो तैयारी आपको एकेएस एकेडमी के इन्फिनिटी प्लस बैच में कराई जा रही है। क्लियर है? आगे अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत आपको पूरा प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, पूरा मेंस पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हम यहां पर पीडीएफ के माध्यम से न्याय बैच के अंतर्गत सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, लिखेंगे, उन सब का पीडीएफ है वो आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि ये क्या होगा? एक तीर से 2 निशाने। नाम है मेंस, लेकिन तैयारी ये प्रीलिम्स की भी हो रही है पूरे तरीके से, मेंस की भी हो रही है। क्लियर? उसके बाद फिर भी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप यहां पर व्हाट्सएप पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी से संबंधित सारी चीजें, जो भी आपके मन में डाउट है बैच को लेकर, वो आप पूछ सकते हैं। आपको एकेएस सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप पूरी तरीके से करंट अफेयर से अपडेटेड रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जहां हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में प्रमुख समारोह, मेले, उत्सवों के बारे में। हमने प्रीवियस क्लास में इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लगाए थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और करने की जरूरत है, तो आज वापस से हम उसी टॉपिक से संबंधित और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। यानी कि कल भी हमने इसकी बात की थी कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है? लोक रंग महोत्सव बनाया जाता है 26 से 30 फरवरी तक। कितने दिनों के लिए? 5 डेज के लिए, जहां पर हमारे मध्य प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों को ले जाया जाता है और उन्हें मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति से अवगत कराया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहां पर? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। क्लियर है? यह भोपाल में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 से 30 जनवरी के मध्य 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन है मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि 1977 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुई थी कालिदास अकेडमी की स्थापना। कालिदास अकेडमी की स्थापना 1987 में हुई थी तुलसी अकेडमी की स्थापना। तुलसी अकेडमी की स्थापना। क्लियर?
उसके बाद फिर और भी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकेडमी की स्थापना जो है वो 2010 में हुई थी। मध्य प्रदेश में भोजपुरी साहित्य अकेडमी, फिर साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पंजाबी साहित्य अकेडमी, इनकी स्थापना हुई थी 2013 में। फिर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में सिंधी साहित्य अकेडमी की अगर बात करें तो वो हुई थी 1983 में। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में उर्दू एकेडमी की स्थापना कब हुई। अच्छा, उर्दू एकेडमी की स्थापना क्यों होगी, उर्दू एकेडमी की स्थापना क्यों की गई होगी? टू प्रमोट उर्दू लिटरेचर, टू प्रमोट उर्दू लिटरेचर। जैसे मराठी साहित्य अकेडमी की जो स्थापना है वो मराठी साहित्य के प्रमोशन के लिए हुई है। पंजाबी साहित्य अकेडमी की स्थापना पंजाबी साहित्य को प्रमोट करने के लिए हुई है। सिंधी साहित्य की स्थापना सिंधी साहित्य को प्रमोट करने के लिए हुई है। हिंदी साहित्य अकेडमी की स्थापना हिंदी साहित्य को प्रमोट करने के लिए हुई है। कल भी हमने बात की थी साहित्य परिषद की स्थापना, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में हुई थी, 1954 में, जिसका क्या लक्ष्य था, क्या काम था? हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना। क्लियर? तो यहां पर उर्दू एकेडमी की स्थापना मध्य प्रदेश में उर्दू साहित्य के प्रमोशन विकास के लिए हुई थी 1976 में। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 1976 में। क्लियर? मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना 1976 में भोपाल में की गई थी। ये जितनी भी एकेडमीज हैं ये सभी एकेडमीज मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित हैं। कहां पर स्थित है दोस्तों? भोपाल जिले में। क्लियर है? आगे देखेंगे मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी का इसकी स्थापना कब हुई। तो कल भी मैंने इसकी बात की थी। मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी की जो स्थापना है वो कहां पर हुई थी? भोपाल जिले में। क्यों हुई थी? संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए 1985 में। 1985 में उर्दू साहित्य अकेडमी 76, संस्कृत अकेडमी 1985। देखिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969, अलाउद्दीन अकेडमी, अलाउद्दीन खान अकेडमी भी भोपाल में है 1979 में जिसकी स्थापना हुई थी। कल हमने इस बारे में बात की थी। उर्दू अकेडमी 76, कालिदास अकेडमी 77 उज्जैन में, अलाउद्दीन खान अकेडमी 79 में भोपाल में, सिंधी साहित्य अकेडमी 1983 में भोपाल में। यही चीजें हमने अभी पढ़ी हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? चलिए देख लेते हैं। हाँ भाई, तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद आपने बताया था इसकी स्थापना 1954 में हुई। ढूंढिए यहां पर 1954, बिल्कुल सही है ये। आगे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, अभी हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना 1969 में हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी की जो स्थापना है वो 1987 में नहीं हुई है, वो 1987 में नहीं हुई है। कब हुई है स्थापना संस्कृत अकेडमी की? 1985 में। आगे मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी की स्थापना अभी हमने पढ़ा कब हुई है? 1983 में। तो ये वाला भी पॉइंट सही है। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है इसमें से? सी, यानी कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी की स्थापना 1987 में नहीं, कब हुई है? 1985 में। आगे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? इसका आंसर बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मध्य प्रदेश में कई जगह लगभग 200 स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगभग 227 मेलों का आयोजन उज्जैन जिले में होता है। तो मध्य प्रदेश के लगभग 200 स्थानों पर, अब मैं ये नहीं बोल रही हूं कि 200 मेले लगते हैं मध्य प्रदेश में, नहीं तो आप बोलो कि यहां पे तो आपने 227 लिख दिया है। मध्य प्रदेश के लगभग 200 प्लेसेस पर मेलों का आयोजन होता है।
क्लियर। जिसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले उज्जैन जिले में लगते हैं, लगभग 227 मेले, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहां पर लगते हैं? होशंगाबाद में। 13 मेलों का आयोजन, लगभग 13 मेलों का आयोजन, क्लियर। लगभग 13 मेलों का आयोजन कहां पर? होशंगाबाद, होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहां पर? उज्जैन में। और मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहां पर? होशंगाबाद में। क्लियर है। मध्य प्रदेश में लगभग 200 स्थानों पर मेला लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उज्जैन। क्लियर है। आगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन उज्जैन में होता है और सबसे कम मेलों का आयोजन होशंगाबाद में होता है। आगे देखेंगे, भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था कहां पर स्थित है? द नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइन आर्ट्स इन भोपाल इज लोकेटेड एट भारत भवन, इज लोकेटेड एट भारत भवन। आइए थोड़ी सी बात हम भारत भवन के बारे में कर लेते हैं। कई बार इंपॉर्टेंट चीजें यहां से पूछ ली जाती हैं। देखते हैं यहां पर, सबसे पहले भारत भवन की यदि मैं स्थापना की बात करूं तो स्थापना नहीं, इसका इनॉग्रेशन लिखना सही होगा। इनॉग्रेशन किसके द्वारा? 13 फरवरी 1982 में इंदिरा गांधी द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा। क्लियर है। तो इनॉग्रेशन किसके द्वारा हुआ था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। आगे, वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट, कौन था आर्किटेक्ट? चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया। कितने डिविजन्स हैं? 5 डिविजन्स। इसके कितने डिविजन्स हैं? 5 डिविजन्स हैं। कौन कौन से 5 डिविजन्स हैं? रूपंकर, रंगमंडल, अनहद, रूपंकर, रंगमंडल, अनहद, छवि और वगार्थ। और कौन सा है? एक वगार्थ। तो कितने डिविजन्स हुए इसके? 5। ये वाला हम कहां पर लिखें? वगार्थ, यहां पर लिख देते हैं वगार्थ। यहां पर नहीं, इधर पे तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो कितने डिविजन्स हैं इसके? वगार्थ 5। एक है रूपंकर, फिर है रंगमंडल, फिर है अनहद, देन है छवि और फिर है वगार्थ। क्लियर है। तो रूपंकर नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या होगा? इट इज द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, इट इज द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। क्लियर। तो रूपंकर क्या है? रूपंकर इट इज द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। उसके बाद रंगमंडल, ये एक थिएटर है, ठीक है। रंगकर्म, रंगमंडल, थिएटर। उसके बाद अनहद, अनहद क्या है? तो अनहद क्या है? क्लासिकल और फोक म्यूजिक का सेंटर, क्लासिकल, क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। ये क्या है? छवि, तो ये है क्लासिकल एंड फोक सिनेमा। और ये क्या है? पोइट्री, सेंटर ऑफ पोइट्री। तो ये क्या है? ये 5 डिविजन्स हैं। किसके 5 डिविजन्स हैं? किसके 5 डिविजन्स हैं? भारत भवन के। तो भारत भवन के बारे में याद रखना है, भोपाल में ललित कला के लिए ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। ये जो मानव संग्रहालय है, देखिए ये जो मानव संग्रहालय है ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में ही स्थित है। ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में ही स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। पहले इसकी स्थापना दिल्ली में कराई गई, फिर 1979 के आसपास इसकी स्थापना भोपाल में
हो गई थी। उसके बाद हिंदी भवन, देन उसके बाद मानस भवन, फिर उसके बाद है भारत भवन। तो ना हिंदी भवन, ना मानस भवन, मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। स्थापना 1977 में हुई थी दिल्ली में, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर भोपाल में 1979 में बना दिया गया था। उसके बाद ललित कला के लिए यानी फाइन आर्ट्स के लिए जो संस्था है वो कौन सी है? भोपाल का भारत भवन, जिसका इनॉग्रेशन 13 फरवरी 1982 को इंदिरा गांधी, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके द्वारा किया गया। इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। इसके टोटल 5 भाग हैं, ठीक है, जिसमें से जो हमारे ललित कला के लिए है यानी कि रूपंकर, ये किसके लिए है? ललित कला या फाइन आर्ट। वहीं अगर हम रंगमंडल की बात करें तो ये थिएटर है। अनहद की बात करें तो गायन का कोई हद नहीं होता, अनहद। उसके बाद छवि, तो ये भी क्या है? सिनेमा है, छवि सिनेमा है। और वगार्थ, ये क्या है? सेंटर ऑफ पोइट्री है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत भवन। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? भारत भवन। देखेंगे 13 फरवरी 1982 इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। कितने विभाग थे इसके? 5 भाग थे। आगे, भोपाल में भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था, अभी हमने देखा, 1982 में। 1982 में। आगे, भारत भवन का अनहद भाग किससे संबंधित है? तो क्या ये पोइट्री का सेंटर है? नहीं। पोइट्री का सेंटर क्या था? वगार्थ। क्या था? वगार्थ। पोइट्री का सेंटर क्या था? वगार्थ। फिर उसके बाद क्या ये स्कल्पचर का सेंटर है? तो नहीं। मूर्ति कला फाइन आर्ट से संबंधित तो आपने अभी रूपंकर बताया, तो ये तो रूपंकर से संबंधित है। फिर उसके बाद क्लासिकल म्यूजिक सेंटर, तो क्लासिकल म्यूजिक किसका कोई हद नहीं होता? म्यूजिक का, तो अनहद है क्लासिकल म्यूजिक का। और सिनेमा, तो फोक सिनेमा, छवि। तो अनहद भाग किसका था? अनहद भाग था क्लासिकल म्यूजिक सेंटर का। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आगे, बुंदेलखंड का वह लोक गायन जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो जब हम क्या पढ़ रहे थे? फोक संस्कृति या फोक कल्चर, उसमें जब हमने बुंदेलखंड के लोक गायन पढ़े थे, तब हमने पढ़ा था एक कौन सा? भोला सॉन्ग्स, जिसे बम्बुलिया सॉन्ग्स भी बोलते हैं या लमतेरा सॉन्ग्स भी बोलते हैं। तो भोला, बम्बुलिया, लमतेरा सॉन्ग्स, आल्हा सॉन्ग्स, फाग सॉन्ग्स और बेरायत सॉन्ग्स। तो जो बेरायत गायन है उसमें महाभारत और रामायण की गाथाएं गाई जाती हैं अलग अलग त्योहारों पर रात के समय। बेरायत को हटा दिया जाएगा, ठीक है। कब कब गाया जाता है? त्योहारों पर। त्योहारों पर रात के समय। किसकी गाथाएं? महाभारत की। महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। आगे है आल्हा गायन, तो ये वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में रात के समय, वर्षा ऋतु में रात के समय इसे गाया जाता है। तो वर्षा ऋतु में रात के समय इसे गाया जाता है। किसको? आल्हा गायन को, जिसमें आल्हा और ऊदल के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों की चर्चा करते हुए वीरता प्रधान गायन गाया जाता है। आगे देखेंगे देवरी गायन, तो ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। कृष्ण भक्ति से संबंधित है, जिसमें आपको ध्यान रखना है आहिर, ग्वाली और जो बरेदी ट्राइब के मतलब जो कास्ट के लोग होते हैं वो इसे गाते हैं दिवाली के समय, इसीलिए इसे दिवाली गायन भी बोलते हैं। तो भोला, बम्बुलिया, लमतेरा सॉन्ग्स, आल्हा सॉन्ग्स, बेरायत सॉन्ग्स, देवरी सॉन्ग्स और एक फाग सॉन्ग्स। तो फाग सॉन्ग्स तो बघेलखंड में भी होते हैं, निमाड़ में भी होते हैं, बुंदेलखंड में भी होते हैं। कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर, ठीक है। अब यहां पर बचा बम्बुलिया सॉन्ग्स। तो बम्बुलिया गायन जो है वो बसंत पंचमी में, बसंत पंचमी पर, महाशिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर और मकर संक्रांति पर, मकर संक्रांति,
शिव और पार्वती के गीत या शिव और शक्ति के गीत गाए जाते हैं। शिव शक्ति, भगवान शिव और उनकी शक्ति मां पार्वती। क्लियर? तो शिव और पार्वती जी को समर्पित ये गीत मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा एक दूसरे के आमने सामने बैठकर प्रश्नोत्तर स्टाइल में बिना किसी वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज योर आंसर? बम्बुलिया सॉन्ग्स। बुंदेलखंड का यह लोक गायन बिना किसी वाद्य यंत्र के गाया जाता है। यह प्रश्न उत्तर शैली का गायन है जो शिव पार्वती को समर्पित है बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति के समय। क्लियर है? आगे देखेंगे। According to Hindu culture, in which month are the maximum festivals celebrated? हिंदू संस्कृति के अनुसार सर्वाधिक पर्व त्योहार किस मास में मनाए जाते हैं? तो वो महीना शुरू हो चुका है, सावन और भादों का महीना। क्लियर है? हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार सबसे ज्यादा पर्व और त्योहार कौन से महीने में मनाए जाते हैं? अगस्त और सितंबर, है ना, यानी कि सावन और भादों के महीने में। सारे त्योहार लगभग साल भर के जितने व्रत, उपवास, जो जो चीजें होती हैं वो सब सावन भादों में कंप्लीट हो जाती है। अभी सावन शुरू हो चुका है, ठीक है, अब श्रावण शुरू हो गया है, तो साथ ही साथ व्रत त्योहार भी एक, तो सावन सोमवार शुरू हो गया। इसके बाद अगर हम और भी व्रत त्योहारों की बात करें तो रक्षाबंधन है ना, इसके बाद कजली तीज है, हरियाली तीज है, हरतालिका तीज है, हरछठ है, मोरछठ है, ऋषि पंचमी है, गणेश चतुर्थी है। ये सारे त्योहार कब मनाए जाते हैं? सावन और भादों के महीने में। तो हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार सर्वाधिक जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो कब मनाए जाते हैं? सावन भादों में। क्लियर? याद रखना है। आगे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सावन भादो माह में सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें वर्षा ऋतु के कारण प्रकृति अनुकूल होती है, जो कि अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 घंटे बारिश के बाद बहुत तेज धूप निकलने को अनुकूल नहीं कहते, इसे प्रतिकूल कहते हैं, बट ठीक है। और व्रत रखने से शारीरिक शुद्धि होती है। हर समय भक्ति और उत्सव के मेल का सबसे बड़ा कालखंड है, जिसे देखना हो कि भक्ति और उत्सव क्या होता है। सावन के महीने में सोमवार के दिन उज्जैन चले जाइए, आपको सारे व्रत त्योहारों के, पूरे भक्ति के, सारी चीजों के दर्शन आपको वहां पर हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? सावन और भादो। आगे, मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जहां घड़ल्ला पर्व मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में घड़ल्ला पर्व कहां मनाया जाता है? बुंदेलखंड में। नवरात्रि में लड़कियों के द्वारा, ठीक है, लड़कियां सिर पर घड़ल्ला रखकर, या जिसे हम घड़ा बोलते हैं, या छोटी छोटी जो मटकियां आती हैं वो रखकर चलती हैं, जिसके अंदर दीपक जलता रहता है। वे घर घर जाकर अनाज और पैसे एकत्रित करती हैं, जिसे अंत में सामूहिक भोज के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लियर है? और ये जो पर्व है वो आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान जो कन्याएं होती हैं, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, वो अपने सर पर छोटी छोटी मटकी रखकर आती हैं और क्या करती हैं? वो मतलब कि दान वान मांगती हैं, या जो भी कंट्रीब्यूशन है, चंदे वंदे इकट्ठा करती हैं, जिसे बाद में गांव के ही सामूहिक भोजन के लिए यूज में किया जाता है। आगे देखेंगे, गाय गोहरी पर्व परंपरा मध्य प्रदेश के किन जिलों में मनाई जाती है? गाय गोहरी परंपरा तो कहां पर मनाई जाती है? झाबुआ और अलीराजपुर में। क्लियर? गाय गोहरी यानी कि इसमें गौ माता को सजाकर उनकी पूजा वूजा की जाती है और इस दिन खिचड़ी वगैरह भी बनाकर खाई जाती है। देखना है, दिवाली के दूसरे दिन गायों को सजाकर अनुष्ठान किया जाता है। इसमें लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से गायों को निकाला जाता है। मान्यता है कि गाय के खुर लगने से बीमारियां दूर होती हैं और मन्नतें पूरी होती हैं। क्लियर? गाय गहोरी झाबुआ और अलीराजपुर जिले के जनजातीय समुदाय। अब जनजातीय समुदाय कौन है? भील भीलाला ट्राइब। तो गाय गहोरी हम बोल सकते हैं भील भीलाला ट्राइब का एक इंपॉर्टेंट जनजातीय पर्व है। हालांकि हम जनजातीय पर्व, जो भी जनजातीय संस्कृति है, वो सब कुछ पढ़ेंगे यूनिट 10 के अंतर्गत, बट यहाँ पे भी कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी एक गाय गहोरी पर्व ही आ गया, तो भील जनजाति से संबंधित है, झाबुआ अलीराजपुर में मनाया जाता है।
जिसमें गायों को सजाकर दिवाली के दूसरे दिन, अब दिवाली के दूसरे दिन क्या करते हैं हम, गोवर्धन पूजा करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना है इतनी चीजें। तो गायों को दिवाली के दूसरे दिन सजाकर क्या किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। ये गोवर्धन पूजा भी जो है उसका भी एक बेसिकली क्या है, उदाहरण ही है। ठीक है, कि गोवर्धन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अब उन्हें गाय प्रिय थी तो हम उनकी भी पूजा कर लेते हैं। ठीक है, आगे गणगौर त्योहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो गणगौर का जो त्योहार है जो चैत्र के महीने में, हालांकि मालवा में भादों के महीने में भी यह मनाया जाता है और निमाड़ में चैत्र के महीने में। बेसिक तौर पर बोलें तो गणगौर का जो उत्सव हो वो चैत्र के महीने में 9 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिनों के लिए? 9 दिनों के लिए। गणगौर 9 दिनों के लिए होता है। भगोरिया फेस्टिवल हमने पढ़ा है 7 दिनों के लिए, होली से 1 हफ्ते पहले। लोक रंग अभी पढ़ा 5 दिनों के लिए। खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 7 दिनों के लिए, प्रीवियस क्लास में डिटेल में पढ़ा था। इत्तिजमा, अल्लमा इत्तिजमा उत्सव मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। प्रतिवर्ष भोपाल में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भोपाल में 3 दिनों के लिए इसे मनाया जाता है। आगे मालवा फेस्टिवल 5 दिनों के लिए। निमाड़ उत्सव 3 दिनों के लिए। निमाड़ उत्सव कहां पर होता है? नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर में। क्लियर है, ध्यान रखना है। तो निमाड़ उत्सव 3 दिन, मालवा उत्सव 5 दिन, लोक रंग उत्सव 5 दिन, गणगौर फेस्टिवल 9 दिन। आगे देखेंगे धामोनी उर्स मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है? तो नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर के गादावारा में हमने पढ़ा था बरमान का मेला, जो मकर संक्रांति के अवसर पर 13 दिनों के लिए आयोजित होता है। आगे मंदसौर में, तो मंदसौर में कौन से मेले? तो मंदसौर में भी इस मेले का आयोजन नहीं होता है। क्लियर, मंदसौर में भी कौन सा मेला लगता है? पशुपतिनाथ का मेला, क्योंकि पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है? मंदसौर में है। आगे रीवा में हमने पढ़ा महामृत्युंजय मेला लगता है। रीवा में कौन सा मेला लगता है? महामृत्युंजय मेला। तो आंसर क्या होगा? सागर। धामोनी उर्स सागर के धामोनी गांव में लगता है। धामोनी उर्स सागर के धामोनी गांव में लगता है। क्लियर। फिर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में चरण पादुका मेला कहां लगता है? चरण पादुका मेला, चरण पादुका मेला। तो चरण पादुका नरसंहार कहां पर हुआ था भाई साहब? छतरपुर में, उर्मिल नदी के किनारे। तो वही याद रखना है, चरण पादुका मेला मध्य प्रदेश के छतरपुर में आयोजित किया जाता है। अब छतरपुर के पास एक छोटे से गांव में एक बहुत फेमस अबार माता मंदिर स्थित है। आप में से हो सकता है बहुत लोग गए भी हो। तो अबार माता मंदिर कहाँ स्थित है? जिला छतरपुर ही लगता है। ठीक है, जिला छतरपुर में स्थित है अबार माता मंदिर, जहां पर अबार माता मेले का आयोजन भी होता है। अबार माता मेले का आयोजन भी जहां पर होता है। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखनी है। आगे निम्नलिखित में से कौन से मेले में जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है? तो कौन से मेले में? आलमी तबलीगी इत्तिजमा भोपाल में आयोजित 3 दिवसीय, भोपाल में आयोजित 3 डेज मेला। 3 दिनों के लिए इस मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाता है, जहां विश्व भर से जमात आते हैं। आगे जिला जो भगोरिया उत्सव से संबंधित नहीं है, अब झाबुआ संबंधित है, धार संबंधित है, खरगोन भी संबंधित है, लेकिन ग्वालियर में तो हम चंबल में पहुंच गए, यहां पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भील ट्राइब नहीं रहती है, भील ट्राइब का घनत्व यहां पर नहीं मिलता है, इसलिए आंसर क्या होगा? ग्वालियर। मध्य प्रदेश के 20 स्थानों पर होली के समय आयोजित होता है। इसके 3 चरण होते हैं, एक गुलालिया, एक गोल गधेदो और एक उजाड़िया। गुलालिया में नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं। गोल गधेदो उत्सव इसका मेन सेंटर होता है और उसके बाद उजाड़िया इस फेस्टिवल का समापन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? तो जब हम माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था, लेकिन होशंगाबाद उनकी जन्म स्थली है, उनकी कर्म स्थली क्या है? खंडवा। दैट इज वाई कहां पर आयोजित होता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। क्लियर?
माखनलाल समारोह खंडवा, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है, मध्य प्रदेश समारोह एनसीटी दिल्ली, कल भी हमने पढ़ा था, बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर में जन्मे, वहीं पर उनका समारोह, राजशेखर समारोह जबलपुर में होता है, ठीक है। उसके बाद ध्रुपद समारोह पहले भोपाल में होता था, अब ग्वालियर में होता है, केशव जयंती समारोह ओरछा में होता है, कल भी हमने ये चीज पढ़ी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश फेस्टिवल, तो ये कहां पर है, दिल्ली में होता है। ध्रुपद फेस्टिवल कहां पर होता है, हमने अभी पढ़ा, ग्वालियर में। बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर में, और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में। क्लियर है। तो व्हाट इज अवर करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर है डी, ए, बी और सी। देख लेते हैं, डी, ए, बी और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डी, ए, बी, सी। तो बी इज अवर राइट आंसर। आगे देखेंगे, वेयर इज गरीबनाथ फेयर ऑर्गेनाइज्ड, मध्य प्रदेश में बाबा गरीबनाथ का मेला कहां पर लगता है, तो बाबा गरीबनाथ का मेला लगता है शाजापुर में, मध्य प्रदेश के शाजापुर में बाबा गरीबनाथ का मेला लगता है। क्लियर है। कभी आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया है वो कौन सा है, तो बाबा बैजनाथ मंदिर, बाबा बैजनाथ मंदिर, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अच्छा, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में भी कई सारे मेले का आयोजन होता है, जिसमें कुछ प्रमुख है, जैसे कि कुआंतल मेला, कलेही देवी का मेला, कलेही देवी का मेला, प्राणनाथ का मेला। कौन थे प्राणनाथ, छत्रसाल के गुरु प्राणनाथ का मेला, इसे प्राणनाथ का शरद समैया का मेला भी कहा जाता है। क्लियर। नादचंद का मेला, नादचंद का मेला, नादचंद का मेला, ये मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख क्या हैं, मेले, जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले हैं जो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक बलदेव जी मेला भी है, बलदेव जी मेला, बलदेव जी का मेला भी वहीं लगता है। उसके बाद दतिया के मेले हमने पढ़े, एक सनकुआ का मेला लगता है दतिया में, और एक कौन सा लगता है, रतनगढ़ का मेला। ये दोनों मेला कहां पर लगते हैं, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, दतिया में। वहीं सागर की बात करें तो कौन सा लगता है, एक धामोनी उर्स लगता है, एक उल्दन का मेला लगता है, एक बनेनी घाट का मेला लगता है। उल्दन का मेला, बनेनी घाट का मेला और धामोनी उर्स, ये कहां पर लगता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कहां पर लगता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ध्यान रखना है आपको ये चीजें बहुत अच्छे से। अब एक चीज और कई बार कंफ्यूजिंग हो जाती है, एक है हमारा त्रिवेणी मेला, एक है हमारा त्रिवेणी मेला, और एक है मध्य प्रदेश में त्रिवेणी म्यूजियम। तो मध्य प्रदेश में त्रिवेणी म्यूजियम कहां पर स्थित है, उज्जैन में। कहां स्थित है, उज्जैन में। और मध्य प्रदेश में त्रिवेणी मेला कहां पर लगता है, रतलाम में। कहां लगता है दोस्तों त्रिवेणी मेला, रतलाम में। ध्यान रखना है आपको ये चीज, मध्य प्रदेश में त्रिवेणी मेला रतलाम में। मध्य प्रदेश में मठ घोगरा का मेला कहां लगता है, भैरवनाथ शिवनी में। चंडी देवी का मेला कहां पर लगता है, घोगरा गांव सीधी में। ध्यान रखना है, चंडी देवी का मेला घोगरा गांव सीधी। जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर। और अभी मैंने कौन सा बोला आपसे, मठ घोगरा का मेला भैरवनाथ शिवनी में लगता है। पशुपतिनाथ मेला कहां पर लगता है, मंदसौर में, और उसके क्योंकि वहां पे पशुपतिनाथ मंदिर है। उसके बाद सिद्धेश्वर बाण गंगा का मेला कहां लगता है, शहडोल में। बाण गंगा का मेला कहां पर लगता है, शहडोल में। तेजा जी का मेला लगता है भामावड़ गुना में। तेजा जी का मेला कहां पर लगता है, भामावड़ गुना में। तो नागा जी का मेला पोरसा गांव मुरैना, सिंगा जी का मेला पिपलिया खुर्द खंडवा में, और हमारे तेजा जी का मेला भामावड़ गुना में। क्लियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट, लारू काज किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है, तो लारू काज मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है। क्लियर है। ये
नारायण देव के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। नारायण देव के सम्मान में इस पर्व का आयोजन जो है वो किया जाता है। ध्यान रखना है इस बात को। आगे, इनमें से किस पर्व में मधुमक्खी की पूजा की जाती है? तो मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति के द्वारा, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति के द्वारा प्रतिवर्ष शहद पर्व मनाया जाता है। प्रतिवर्ष शहद पर्व मनाया जाता है, जिसका नाम है रतौना, रतौना या फिर इसे रतनवा भी कहते हैं। जहां पर क्या होता है? जहां पर मधुमक्खियों की पूजा होती है। मधुमक्खी की पूजा क्या होती है? जहां पर मधुमक्खियों की पूजा होती है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? रतौना में, रतौना अवसर पर या रतौना पर्व में मध्य प्रदेश की बैगा ट्राइब के द्वारा जो है मधुमक्खी की पूजा की जाती है। इसे शहद पर्व भी कहते हैं। आगे, मड़ई उत्सव, तो ये कौन सी ट्राइब के लोग मनाते हैं? गोंड ट्राइब के लोग। काकसर पर्व ये मनाते हैं अबुझ मड़िया ट्राइब के लोग। अभी आप सुन लो, हम इसको डिटेल में जब यूनिट 10 हम पढ़ रहे होंगे तब रिवाइज करेंगे। नवन्ना पर्व, इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, जो कहां पर मनाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? बुंदेलखंड क्षेत्र में नवन्ना पर्व। तो याद रखना है, रतौना या रतनवा शहद पर्व है, बैगा ट्राइब के द्वारा मधुमक्खियों की पूजा की जाती है, और नवन्ना को छोटी दिवाली भी कहते हैं। क्लियर है? नई फसल की आगमन पर इसे मनाया जाता है। कहां पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्लियर है? दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में रतौना बैगा जनजाति द्वारा पर्व मनाया जाता है, जिसमें मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। आगे है, जल बिहारी का मेला कब आयोजित होता है? तो इसकी बात हमने की थी कि दशहरा से दिवाली तक अक्टूबर और नवंबर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर? अब कभी दिवाली अक्टूबर में पड़ जाती है, कभी दिवाली नवंबर में पड़ जाती है, तो ये दशहरा से दिवाली के बीच में 10 दिनों के लिए आयोजित होता है। जल बिहारी का मेला अक्टूबर नवंबर कहां पर लगता है? छतरपुर में। छतरपुर में। आगे, सिंगा जी का मेला कहां पर लगता है? खंडवा में। कब? शरद पूर्णिमा के अवसर पर। बरमान का मेला कहां पर लगता है? गाडरवाड़ा। कब? मकर संक्रांति के पर्व पर। नागा जी का मेला कब लगता है? पोरसा गांव मुरैना में। पोरसा गांव मुरैना में नवंबर दिसंबर में। हीरा भूमिया का मेला और पीर बुदान का मेला, तो हीरा भूमिया का मेला कहां पर लगता है? हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर और गुना में, और पीर बुदान का मेला लगता है सांवरा शिवपुरी में, और दोनों ही मेले अगस्त सितंबर में लगते हैं। कालू जी महाराज का मेला कहां पर लगता है? पिपलिया गांव खरगोन में। खरगोन में। ठीक है? वहीं अगर अभी मैंने आपसे बात की थी तेजा जी का मेला, तो ये कहां पे लगता है? भामावड़ गुना में। भामावड़ गुना में। ठीक है? तो इतने मेले आपको मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, आपको याद करने हैं। आगे देखेंगे, सिंगा जी का मेला कहां पर लगता है? छालपी गांव खंडवा। चालपी विलेज खंडवा में लगता है। पहले ये पिपलिया में लगता था। अब इंदिरा सागर डैम बनने से पहले सिंगा जी का मेला पिपलिया में लगता था, परंतु वर्तमान में डूबे होने के कारण यह जो मेला है वो कहां पर लगता है? छालपी गांव में। क्लियर? अब पुनासा खंडवा में। छालपी गांव पुनासा खंडवा में लगता है। अब हीरा भूमिया का मेला कहां लगता है? ग्वालियर और गुना दोनों जगह, लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरीके का दोनों आएगा तो यू हैव टू टिक ग्वालियर। क्लियर? आपको ग्वालियर को टिक लगाना है। उसके बाद बांद्रभान का मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? बांद्रभान जिस जगह पर नर्मदा और तवा नदी, जो कि नर्मदा की सहायक है, जिसका उद्गम कालीभीत पहाड़ियों बैतूल से होता है, तो जहां पर होशंगाबाद के क्षेत्र में जहां पर नर्मदा और तवा का मिलन होता है, उस क्षेत्र को हम बांद्राभान बोलते हैं। तो ये लगता है नर्मदा और तवा नदियों के संगम पर। बांद्राभान का मेला होशंगाबाद में नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। क्लियर?
तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में। अब आप सोचेंगे कि हमारे जो मेलों की अगर बात करें तो सारे मेले हो गए, लेकिन सिंहस्थ के बारे में या सिंहस्थ मेले के बारे में हमें कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपने नहीं दी है। तो वो स्पेशली आपके लिए रखा गया था कि आपके लिए नहीं दी गई, क्योंकि सिंहस्थ मेले के बारे में हम इंपॉर्टेंट बात अभी यहां पर करेंगे, क्योंकि वो मेला हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। गोटमार मेला आप सभी ने पढ़ा था छिंदवाड़ा में, और गोटमार मेले के जैसा ही दिवाली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के गौतमपुरा गांव में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के गौतमपुरा गांव में प्रतिवर्ष दिवाली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन हिंगोट का मेला लगता है, जिसमें हिंगोट नामक विपन जो कि नारियल के जटे से बना होता है, दोनों साइड के लोग एक दूसरे पर क्या करते हैं, वार करते हैं। क्लियर? गोटमार मेला छिंदवाड़ा पादुर्णा में लगता है, और यहां पर पत्थर से जो है बेसिकली टकराव होता है, और वहां पर हिंगोट नामक विपन, और हिंगोट किससे बना होता है, नारियल के जटे से बना होता है। क्लियर? तो ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सिंहस्थ की। तो राजस्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला, अभी आपको पूरी बात सुनते जाना है, दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? व्यापारिक मेला जो कि कहां लगता है? ग्वालियर। व्यापारिक मेला यानी कि ट्रेड फेयर ग्वालियर। क्लियर है? इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? माधव राव सिंधिया ने। तो मध्य प्रदेश में रेवेन्यू की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा मेला है? राजस्व की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ग्वालियर का ट्रेड फेयर, जिसकी शुरुआत माधवराव सिंधिया ने करवाई थी। क्लियर? शुरुआत किसने करवाई थी? माधवराव सिंधिया ने। लेकिन अब अगर यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश का राजस्व की दृष्टि में, या फिर सीधा राजस्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, राजस्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, तो वो कौन सा मेला है? राजस्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। उज्जैन में इस मेले का आयोजन होता है। 12 वर्ष में एक बार। देखिए हमारे देश में टोटल 4 जगह कुंभ ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन 4 जगह अमृत गिरा था। तो भारत में 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है। एक होता है उज्जैन में, एक होता है नासिक में, एक होता है प्रयागराज में, और एक होता है हरिद्वार में, जिसमें से ये पूर्ण कुंभ है जो 12 साल में एक बार लगते हैं। लेकिन हमारे भारत में 2 जगह ऐसी हैं जहां पर अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है, यानी कि 6 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है। यानी कि उन जगहों पर 6 वर्ष में एक बार अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष में एक बार कौन सा मेला लगता है? पूर्ण कुंभ मेला लगता है। क्लियर है? तो उज्जैन कुंभ मेले को हम सिंहस्थ कहते हैं। वो क्यों कहते हैं हम ये भी बताते हैं अभी आपको। तो भारत में 2 जगह, कहां पर ऐसी जगह है जहां अर्ध कुंभ लगता है? एक हरिद्वार और एक प्रयागराज।
क्लियर है? इतनी चीजें आप सभी को क्लियर है? ठीक है। तो राजस्व की दृष्टि से अभी जो हमारे वहां पर 2025 में जो कुंभ लगा था, कहां पर? इलाहाबाद में, वो पूर्ण कुंभ था। लेकिन 2019 में एक कुंभ और लगा था, कहां पर? इलाहाबाद में, वो अर्ध कुंभ था। ध्यान रखना है आपको, ठीक है इस बात को। अब देखिए यहां पर आगे सिंहस्थ मेले के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो सिंहस्थ का मेला 12 वर्ष में एक बार मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब इसका नाम सिंहस्थ क्यों है? क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह का सिंह राशि में प्रवेश, सिंह राशि में प्रवेश व सूर्य का मेष राशि में प्रवेश, मेष राशि में प्रवेश क्या कहलाता है? सिंहस्थ कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। जो सिंहस्थ मेला है वो 2016 में ऑर्गेनाइज हुआ था और अब 2028 में ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू की जा चुकी हैं। क्लियर है? तो सिंहस्थ महाकुंभ मध्य प्रदेश में 12 वर्ष के अंतराल में उज्जैन जिले में आयोजित होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सिंहस्थ मेले का आयोजन किस ग्रह पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है बृहस्पति ग्रह पर, जुपिटर पर, बिकॉज इन दिस टाइम द जुपिटर इंटर्स इन द लियो साइन ऑफ जोडिक, यानी कि इस समय बृहस्पति ग्रह का प्रवेश सिंह राशि में होता है और सूर्य का प्रवेश मेष राशि में होता है। इसीलिए हम इस मेले को क्या कहते हैं? सिंहस्थ का मेला। तो यदि आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि सिंहस्थ मेले का आयोजन किस राशि पर, किस ग्रह पर निर्भर करता है, तो आप उत्तर देंगे बृहस्पति ग्रह पर। क्लियर है? तो यहां पर हमारे आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। साथ ही साथ हमने सिंहस्थ मेले के बारे में भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जान ली हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना है। मिलूंगी आप सभी से अगले लेक्चर में, जहां हम एक अगला अध्याय, एक अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक आप यूं ही स्वस्थ बने रहिए, खुश रहिए और निरंतर मेरे साथ न्याय बैच पर पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।